हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसमें से आपको कुछ पेयर्स गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो इसका आंसर है आंसर बी, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये वाला जो पेयर है वो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। बाकी जो सारे पेयर्स हैं वो गलत हैं, क्योंकि जो बैटल ऑफ बक्सर है वो मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में हुई थी, और ये जो बैटल हुई थी वो अक्टूबर 1764 में हुई थी। बैटल ऑफ वेंडी वॉश जो है फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, और ये 1760 में हुई थी। और बैटल ऑफ चलियन वाला जो है वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से गॉग और सिख आर्मी की तरफ से शेरसिंह थे, उनके बीच हुई थी। और इस टाइम में जो गवर्नर जनरल था वो डलहौजी था, और ये बैटल हुई थी 1849 में। और बैटल ऑफ जो खुर्दा है वो मराठा और निज़ाम के बीच में हुई थी। तो ये इसमें से जो जो सही पेयर है वो है आंसर बी, बाकी सारे ये गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बी। Question number 2. Who among the following has been called as a heaven-born general? तो इसमें से कौन सा ऐसा जो जनरल था जिसको हेवन बॉर्न कहा गया था? तो इसका आंसर है आंसर बी, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव वही जनरल है जो ही इज़ द मैन बिहाइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के पीछे रॉबर्ट क्लाइव भी था, और ये जो हेवन बॉर्न जनरल का जो नाम दिया था वो रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया बी, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मैनगर? तो इसका आंसर है आंसर डी, मीर कासिम। तो मीर कासिम ने जो अपनी कैपिटल है, राजधानी, वो मुर्शिदाबाद से मैनगढ़ जो है वो शिफ्ट कर ली थी। और इस राजधानी को इसका शिफ्ट करने का जो मेन रीज़न ये था कि वो जो अपना अम्पायर है वो बेसिकली सिक्योर करना चाह रहा था। जो कलकत्ता से जो उसको कांस्टेंट इंटरफेरेंस जो मिलता था उसको सिक्योर करने की वजह से उसने मैनगढ़ में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया डी, मीर कासिम। Question number 4. The most decisive battle that led to the establishment of supremacy of the British in India was? तो कौन सी ऐसी बैटल थी जिसने जो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया था? इसका आंसर है आंसर ए, बैटल ऑफ बक्सर। तो जो बैटल ऑफ बक्सर है उसने जो है ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया था, और ये जो बैटल है वो 22 अक्टूबर 1764 में हुई थी। और ये मीर कासिम वर्सेस हेक्टर मुनरो बैटल कही जाती है। और इसमें जो इंडिया की तरफ से थे वो मीर कासिम जो बंगाल से, और नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला, और मुगल एम्परर शाह आलम II, और ब्रिटिश की तरफ से हेक्टर मुनरो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ए, बैटल ऑफ बक्सर। क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इसमें से किस शासक ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी ग्रांट की थी? तो इसका आंसर है आंसर सी, शाह आलम II। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद शाह आलम II ने जो दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा है वो ग्रांट की थी। और बेसिकली जो ये दीवानी जो ग्रांट हुई थी वो अगस्त 1765 के बाद ग्रांट हुई थी। और इस समय जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि जब ये दीवानी जब ग्रांट की गई थी शाह आलम II के द्वारा, उस टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? तो इस टाइम जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया सी, शाह आलम II। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ आपको कुछ पेयर्स गिवन है, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है।
तो इसका आंसर है आंसर डी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ये जो मैच है वो है टीपू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन दिस बैटल। तो जो फोर्थ में एंग्लो मैसूर वॉर थी उसमें जो टीपू सुल्तान था वो हार गया था और मर गया था इस बैटल के दौरान। तो ये जो है, जो डी ऑप्शन है वो सही है। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है उसमें हैदर अली जीत गया था, और ये जो मैसूर वॉर हुई थी 1767 से 69 के बीच में हुई थी, और ये ट्रीटी ऑफ मद्रास से एंड हुई थी जो 1769 में साइन हुई थी, और इसमें हैदर अली जो है वो जीत गया था। दूसरा जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये 1780 से 84 के बीच में हुई थी, और ये जो वॉर एंड हुई थी वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से एंड हुई थी, और इस समय जो हमारा गवर्नर जनरल था वो हेस्टिंग था, और इसमें बेसिकली ब्रिटिश जीत गया था। और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1790 से 792 के बीच में हुई थी, और इसमें ये वॉर जो एंड हुई थी वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम से हुई थी, और इस वॉर में जो है ब्रिटिश जीत गया था। और नेक्स्ट है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये 1799 में हुई थी, और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो वेल्सली था, और इस वॉर के दौरान टीपू सुल्तान जो है उसको मार दिया गया, और ब्रिटिशर्स ने जो है श्रीरंगापट्टनम टीपू सुल्तान से छीन लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। पहला, अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। बी, महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर। सी, सवाई जयसिंह ऑफ अम्बेर had elucid elements of geometry translated into Sanskrit. D, Sultan Tipu of Mysore gave money for construction of the idol of goddess Sharda in Sringeri temple. तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर ए। तो ये स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि मुर्शीद अली खान है उसने इंट्रोड्यूस किया था रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, ना कि अली मर्दान खान ने। तो मुर्शीद अली खान ने इंट्रोड्यूस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, जो कि स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट गिवन है, और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें से बताना आपको कौन सा सही है। तो इसका आंसर है आंसर बी, ओनली 2। तो सिर्फ जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो वॉरेन हेस्टिंग था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो विलियम बेंटिक था। और बेसिकली जो चार्टर्ड एक्ट 1833 से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया था, तो इससे जो विलियम बेंटिक है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया आंसर बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 9, बिटवीन whom was the Treaty of Bassein signed in 1802। तो 1802 में जो बसीन की संधि जो साइन हुई थी वो किसके बीच हुई थी। तो इसका आंसर है आंसर बी, इंग्लिश एंड बाजीराव टू। तो जो बसीन की संधि जो साइन हुई थी 1802 के अंदर वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव टू जो मराठा पेशवा था उनके बीच साइन हुई थी, और ये जो साइन हुई थी वो आफ्टर द बैटल ऑफ द पूना, जो पूना बैटल के बाद ये ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया बी, इंग्लिश एंड बाजीराव टू। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग which concluded the subsidiary alliance with Lord Wellesley and find the correct chronological order of their treaties from the code given below। तो इसमें आपको कुछ
प्रिंसली स्टेट्स गिवन है और इसमें आपको बताना है कि इसमें से जो लॉर्ड वेजली की जो सब्सिडरी अलायंस है तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले कहाँ हुई। तो हैदराबाद फर्स्ट, सेकंड मैसूर, थर्ड अवध और फोर्थ सिंधिया। तो इसका आंसर है आंसर ए। तो सबसे पहले हैदराबाद में हुई, हैदराबाद में 1798 के बीच, और फिर मैसूर 1799, फिर अवध 1801, फिर सिंधिया 1804। तो इसका आंसर हो गया 1, 2, 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ए, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 11, द सब्सिडरी अलायंस वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय। तो ये किसने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इसका आंसर है आंसर बी, होलकर ऑफ इंदौर। तो होलकर ऑफ इंदौर ने जो है वो सब्सिडरी अलायंस है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। बाकी निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी कर लिया था, राजपूत ऑफ स्टेट ऑफ जोधपुर ने भी कर लिया था, और मैसूर ने भी कर दिया था। और जो बाकी और जो रीज़न थे जैसे पेशवा हो गया, भोसले हो गया और सिंधिया हो गया, इन तीनों ने जो है वो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो होलकर हैं उनने नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया बी, होलकर। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट्स वॉज। तो इसका आंसर है आंसर डी, टू स्टैब्लिश द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो बेसिकली जो सब्सिडरी अलायंस है वो वेल्सली ने इम्प्लीमेंट की थी। और बेसिकली जो सब्सिडरी अलायंस का जो मेन जो यूज़ उसने वेल्सली ने किया कि जितने भी इंडियन स्टेट्स थे उनको जो ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर है उसकी बाउंड्री में लेके आना है। तो मतलब उस पर ब्रिटिश कंट्रोल जमाना है सारे इंडियन प्रिंसली स्टेट पे। तो बेसिकली ये मेन एम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, टू मेक सब्सिडरी अलायंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ आपको पेयर्स गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो ये जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है वो लॉर्ड हेस्टिंग के पीरियड में हुई थी, और ये जो वॉर हुई थी 1817 से 1818 में हुई थी। बाकी सही है, जो बैटल ऑफ बक्सर है वो ब्रिटिश की साइड से हेक्टर मुनरो ने लड़ी थी, और एंग्लो नेपाल वॉर जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुई थी, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड वेजली के टाइम में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो कौन से साल में जो गुलामी है वो अवैध घोषित की गई थी। तो इसका आंसर है आंसर सी, 1843। तो 1843 में जो गुलामी है वो अवैध घोषित कर दी गई थी। बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले 1789 में जो बंगाल के अंदर है उसमें जो स्लेव्स हैं उसके एक्सपोर्ट को बैन किया गया। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया। चार्टर एक्ट में 1833 में एक क्लॉज दिया गया कि जो गवर्नर है वो कोई भी लॉ बना सकता है जो स्लेवरी को अबॉलिश कर सके। फिर 1843 में जो है स्लेवरी को इलीगल घोषित कर दिया गया। फिर आईपीसी 1860 के अंदर स्लेवरी को एज अ क्राइम डिक्लेयर कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया सी, 1843। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट। 1 झांसी, 2 संबलपुर, 3 सतारा। तो ये आपको कुछ प्रिंसली स्टेट गिवन है और इनको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि ये कब कब अनेक्स्ड हुए थे बाय ब्रिटिश। तो इसका आंसर है आंसर सी, 3, 2, 1।
तो जो सबसे पहले जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है जो डलहौजी ने इम्प्लीमेंट की थी, उसके अंदर जो सबसे पहले जो प्रिंसली स्टेट जो एनेक्स्ड हुआ था, जो बेसिकली इस पॉलिसी का जो विक्टिम बना था, वो सतारा था, और सतारा 1848 के अंदर एनेक्स्ड हुआ था, और फिर संबलपुर 1849 एंड देन झांसी 1853। तो इसका आंसर हो गया C321। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया C321। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द फेमस कुतुब मीनार। तो यहाँ आपको कुछ रूलर्स गिवन है और उस बताना है कि जो कुतुब मीनार का जो बिल्डिंग है उसमें किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो इसका आंसर है आंसर सी, घायसुद्दीन तुगलक। तो घायसुद्दीन तुगलक ने जो कुतुब मीनार की बिल्डिंग है उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, और बेसिकली जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने जो कुतुब मीनार है उसको स्टार्ट किया था बनाना, और फिर इल्तुतमिश ने जो है उसमें जो 3 स्टोरी हैं वो जो है वो ऐड करी थी, और फाइनली जो फिरोज शाह तुगलक है उसने ऊपर के 2 फ्लोर बनाए थे। तो बेसिकली जो कुतुब मीनार है उसमें टोटल जो फ्लोर्स हैं वो हमारे 5 फ्लोर्स हैं। जो नीचे के 3 फ्लोर्स हैं, 3 जो स्टोरी हैं वो रेड स्टोन से बनी हुई हैं, और ऊपर की जो 2 स्टोरी हैं वो मार्बल एंड सैंडस्टोन से बनी है। मतलब पूरा जो कुतुब मीनार है वो सेम एक ही स्टोन से नहीं बना है। जो नीचे की 3 स्टोरी हैं वो रेड स्टोन से बनी है, और ऊपर की जो 2 स्टोरी हैं वो मार्बल और सैंडस्टोन से बनी है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने स्टोरी हैं कुतुब मीनार में, तो ये 5 हो गई, और फिर किस किस से बनी है, तो मैच के लिए आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 17, who was the first Sultan of Delhi who introduced regular coins and declared Delhi the capital of his empire? तो कौन सा ऐसा पहला सुल्तान है दिल्ली का जिसने रेगुलर कॉइन्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे और दिल्ली को जो है अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर है आंसर बी, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जो है वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो इल्तुतमिश ने जो बेसिकली राज किया था वो 1210 से लेके 1236 तक राज किया था। और इससे पहले जो दिल्ली सुल्तानेट था, या जो स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने जो जितना भी रूल किया था वो लाहौर से बैठ के रूल किया था। मतलब दिल्ली को जो रूल किया था उसने लाहौर को से बैठ के रूल किया था, और जो इल्तुतमिश है उसने पहली बार जो है दिल्ली को कैपिटल बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 18, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द मंगोल लीडर चंगेज खान? तो कौन सा ऐसा सुल्तान है जो मंगोल लीडर चंगेज खान का कंटेम्प्रेरी था? तो इसका आंसर है आंसर ए, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है वो मंगोल लीडर चंगेज खान का कंटेम्प्रेरी था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो कौन से सुल्तान ने जो है वो ब्लड एंड आयरन की जो नीति है उसको फॉलो किया था? तो इसका आंसर है आंसर बी, बलवान। तो जो बलवान था वो 9th सुल्तान था, जो स्लेव डायनेस्टी है उसका 9th सुल्तान था। और बेसिकली उसने ये कहा था कि जो भी सुल्तान होता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड होता है, मतलब और वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है, और उसने इस चीज़ का एक नाम दिया था वो नियामत ए खुदाई। मतलब सुल्तान को जो है वो एज ए नियामत ए खुदाई देखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया बी, बलवान। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, पहला एज अ असर्शन एंड दूसरा एज अ रीजन। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा सही है। तो असर्शन है, बलवान मेड हिज गवर्नमेंट फर्म, स्टेबल एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड्स। रीजन, ही वांटेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जाइंट्स मंगोल इन्वेजन। तो इसका आंसर है
आंसर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें जो दोनों असर्शन और रीज़न है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बलवान है उसने अपनी गवर्नमेंट को बहुत ही एक स्टेबल और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बना लिया था। रीज़न भी सही है कि उसने ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है वो मंगोल इन्वेजन से प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन ये जो ये रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, क्योंकि बेसिकली जो उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक फोर्ट बनाया था जिससे वो जो है मंगोल को डिफेंड कर सके, ना कि उसने अपनी आर्मी को स्टेबल और सेंट्रलाइज किया था। ये सही मतलब जो उसका सेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज और स्टेबल करने का जो उसका मकसद था वो ये नहीं था कि उसे नॉर्थ वेस्ट से मंगोल को बचाना था, बेसिकली उसके लिए उसने फोर्ट बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 21, द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज। तो जो इंडस वैली कल्चर है वो वैदिक सिविलाइजेशन से अलग था क्योंकि, इसका आंसर है आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। पहला, इट हैड द एम्यूनिटीज ऑफ अ डेवलप्ड सिटी लाइफ, तो ये बिल्कुल सही है। जो इंडस वैली है वो एक डेवलप्ड सिटी लाइफ था। बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक शहरी सिविलाइजेशन था, और जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो एक ग्रामीण सिविलाइजेशन था। और दूसरा स्टेटमेंट है इट हैज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जितनी भी स्क्रिप्ट जितनी भी मिली है उसमें चित्र बने हुए हैं, मतलब कोई भी ऐसे लैंग्वेज का कोई यूज़ नहीं है, उसमें सारे चित्र बने हुए हैं। और तीसरा हो गया इट हैड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन थी, मतलब लोहे की ज्ञान का अभाव था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन। तो जो चांदी का सबसे पहला प्रमाण जो मिला है वो कहाँ से मिला है? इसका आंसर है आंसर ए, हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर से जो है चांदी का सबसे पहला प्रमाण मिला है, और जो हड़प्पन कल्चर में जो साइट हैं जो इस प्रमाण से रिलेटेड हैं वो जावर और अजमेर राजस्थान के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट 1। लिस्ट 1 में कुछ आपको एंशिएंट साइट्स गिवन है, और लिस्ट 2 इसमें कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग गिवन है, और इसको आपको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो इसका आंसर है आंसर डी, 2143। तो बेसिकली जो एक लोथल है वो एक डॉकयार्ड था, कालीबंगल जो है वो प्लॉट फील्ड थी, धोलावीरा जो है वो साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वहाँ मिले हैं, और बनवाली में आपको टेराकोटा मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया 2143। क्वेश्चन नंबर 24, मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट 1 में आपको कुछ साइट गिवन है, लिस्ट 2 में कुछ रिवर्स गिवन है, आपको इनको मैच करना है। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2341। तो जो हड़प्पन है वो रावी नदी के ऊपर है, हस्तिनापुर गंगा नदी के ऊपर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के ऊपर, पैठान गोदावरी नदी के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया बी, 2341। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ आपको कुछ पेयर्स गिवन है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। ए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी, लोथल गुजरात, सी, कालीबंगन हरियाणा, डी, रोपड़ पंजाब। तो इसका आंसर है
आंसर सी, कालीबंगन हरियाणा। तो ये गलत है, ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जो कालीबंगन है वो राजस्थान के अंदर है, ना कि हरियाणा के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हरप्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध? 1 हरप्पन, 2 मोहनजोदारो, 3 चान्हुजारो, 4 सरकोटदा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी हरप्पन जो कल्चर है, साइट है, वो सिंध के अंदर है। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 एंड 3। तो मोहनजोदारो एचुनहुदारो जो है वो सिंध में है, और बाकी जो ये साइट है वो सिंध में नहीं है। बेसिकली जो हरप्पन साइट है वो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में है, और सरकोटदा जो है वो गुजरात के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया बी, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 27, द हरप्पन सिटी represented by archaeological site of Lothal was situated on the river। तो जो हरिप्पन सिटी है वो जो लोथल, वो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? इसका आंसर है आंसर सी, भोगवा। तो भोगवा जो रिवर है बेसिकली वो ट्रिब्यूटरी है साबरमती रिवर की, और ये जो लोथल जो साइट है वो गुजरात के ऊपर है, गुजरात में है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया सी, भोगवा। क्वेश्चन नंबर 28, द लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पन इन इंडिया इज। तो जो इंडिया के अंदर हरप्पा की सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है? तो इसका आंसर है आंसर डी, राखीगढ़ी। तो जो राखीगढ़ी है हरियाणा के अंदर, वो सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडिया में हरप्पा की, और जो सेकंड लार्जेस्ट साइट है इंडिया में जो हरप्पा की वो धोलावीरा है। और ओवरऑल अगर लार्जेस्ट साइट देखें कि कौन सी है मतलब सिविलाइजेशन की वो मोहनजोदारो है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया डी, राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हरप्पा बट कुड नॉट रिकग्नाइज इट रेलेवेंस वॉज। तो पहला जो आर्कियोलॉजिस्ट कौन था जिसने हरप्पा की खुदाई की थी पर उसकी रेलेवेंस को रिकग्नाइज नहीं किया था? इसका आंसर है आंसर ए, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो जो ए कनिंगम है बेसिकली वो आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने हरप्पा की जो रेलेवेंस है उसको रिकग्नाइज नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो गया ए, अलेक्जेंडर कनिंगम। क्वेश्चन नंबर 30, इस यहाँ आपको कुछ पेयर्स गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। ए, हरप्पा दयाराम साहनी, बी, लोथल SR राव, सी, सरकोटदा JP जोशी, डी, धोलावीरा BK थापर। तो इसका आंसर है आंसर डी, धोलावीरा। तो जो धोलावीरा है बेसिकली वो जो मैच करता है जिसने धोलावीरा की खुदाई की थी वो थे RS बिष्ट। तो BK थापर नहीं थे। तो धोलावीरा जो मैच करता है वो RS बिष्ट से करता है। बाकी जो सारे ऑप्शन हैं वो सही हैं, हरप्पा दयाराम सैनी, लोथल SR राव और सरकोटदा JP जोशी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया डी, धोलावीरा। ये जो मैच करता है वो RS बिष्ट से मैच करता है, ना कि BK थापर से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये टेलीग्राम पे हम डेली क्विज कंडक्ट कराते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस डेली क्विज में पार्ट ले सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।